हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू द क्लास। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने सीरीज शुरू की है वर्ग 3 के लिए मैथ्स के प्रैक्टिस पेपर्स की, जिनमें हम प्रीवियसली 2 मैथ्स के प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर चुके हैं। इसी सीरीज में आज हम तीसरा प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिनमें हम डेली 15-15 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या है। तो हमने आपको ये संख्याएं बनाना सिखाई थी। इसको हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने जाए तो सबसे बड़ी संख्या बनानी है और 5 अंकों की बनानी है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम 9 का यूज करते हैं। इसके लिए हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में ट्रिक बताई थी कि टोटल हमारे अंक कितने होते हैं, 10। कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन सब से मिलकर जो भी बनते हैं उन्हें हम संख्याएं कहते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। इन्होंने 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोल दी है, तो हमें सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लेना होगा। कौन सा है वो है हमारा 9। हम 9 को 5 बार लिखेंगे, जिससे हमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी। अब इन्होंने हमसे बोला 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। यदि अब आप बोलोगे कि सर इसमें सबसे छोटा जो होता है वो 0 होता है, तो क्या हम 0 को 6 बार लिख के सबसे छोटी संख्या बना सकते हैं? तो जी नहीं। आप 0 को कितनी भी बार लिख लो, उसे हम 0 ही पढ़ते हैं। लेकिन यदि हम उसके आगे 1 लगा दें तो वो क्या बन जाती है, एक संख्या बन जाती है। और इसमें कितने अंक दिख रहा है आपको? 6 अंक दिख रहा है। अब हम इनका अंतर करें तो यहाँ से जैसे हम इनको हासिल का 1 दे दें तो 10 में से 9 गया 1, बाकी सब में से 9 में से 9 गए तो हमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसमें हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 1। कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कितने का अंतर रहेगा? 1 का अंतर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45,89,623 में 9 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर है। तो सबसे पहले हम स्थानीय मान व जातीय मान को सीखेंगे कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। तो इसको हम पढ़ते हैं कि स्थानीय मान किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान की स्थिति के कारण बदल जाता है, उसका स्थानीय मान कहलाता है। किसी दी गई संख्या में अंक विशेष का स्थानीय मान उस अंक स्वयं और उसके बाद आने वाले सभी अंकों के स्थान पर शून्य रख देने से बनी संख्या के बराबर होता है। जैसे 3,45,678 में 8 का स्थानीय मान 8, 7 का स्थानीय मान 70, 6 का स्थानीय मान 600, 5 का स्थानीय मान 5,000, 4 का स्थानीय मान 40,000 और 3 का स्थानीय मान 3,00,000 है। हम आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से और समझा देते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है। जैसे कि हमने यहाँ लिखा क्या, 378। तो 8 जो है वो इकाई के अंक पे है, इसलिए इसका स्थानीय मान क्या रहेगा? 8। वो इकाई के अंक पे है तो इसलिए 7 लिखा और उसके बाद जितने भी अंक उतनी 0 लगा देंगे। फिर 3 का स्थानीय मान देखेंगे तो 3 लिखा, उसके बाद जितने भी अंक उतने हम क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। ये क्या कहलाएगा? इसका स्थानीय मान कहलाएगा। वहीं अगर हम इसके अब जातीय मान के विषय में चर्चा करें तो जातीय मान यानी कि अंकित मान या शुद्ध मान, इसके अन्य नाम भी हैं। इसको इंग्लिश में आप इंट्रिंसिक वैल्यू भी कह सकते हैं। इसको क्या कहते हैं कि किसी संख्या में अंक विशेष का जातीय मान उसी अंक के बराबर होता है। जैसे 3,45,678 में जो प्रत्येक अंक है उसका जातीय मान वही संख्या होगी। अब हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन्होंने बोला है कि 9 के स्थानीय मान व जातीय मान में अंतर, जातीय मान का अंतर क्या है। तो आपको स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर पता चल गया होगा। जैसे अब हमारी संख्या है क्या, 45,89,623। इसमें हमसे अंक कौन सा बोला है? 9। तो हमने लिखा 9 और 9 के बाद जितने भी अंक हों हम क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। और इसका जो जातीय मान होता है वो क्या होता है? वह स्वयं होता है। तो इनका हम अंतर करें तो इधर 10 में से 9 गए, 1 बचा, 9 के 9, 9 के 9 और यहाँ क्या बचेगा? 8। तो क्या आ जाएगा इसमें स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर? 89, 91। क्या आपको ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? जी हाँ, हमें दिख रहा है हमारे ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा। कह रहे हैं कि 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। तो इसमें हमें 2 बार 7 दिख रहे हैं तो हम दोनों 7 के स्थानीय मानों का अंतर बता देंगे। इसका स्थानीय मान क्या होगा? 7। और इसका स्थानीय मान अगर हम लिखें, जहाँ 7 लिखें और उसके बाद जितने भी अंक हैं उतनी 0 लगा देंगे। तो ये हम 7 वापस यहाँ ले लें, इनको हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 में से 7 गए तो 3, 9, 9, इधर कितने बचे थे? 6।
क्या आपको 69 93 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? जी हाँ, हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होंगी? ये हमारे कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में करा चुके हैं, तो इसका आंसर आप लोगों को खुद देना होगा। ये शायद मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कराया है, तो जिसका जो हम लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या फिर यहाँ पर अभी आई बटन का ऑप्शन आ रहा होगा, आप उसमें क्लिक करके प्लेलिस्ट में हमारा फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें हमने किन्हीं भी, जैसे 2 अंकों की कुल संख्या है, 3 अंकों की कुल संख्या है, 4 अंकों की कुल संख्या, इस टाइप से हमने पूरे क्वेश्चन कराए हुए हैं। उनको आप विजिट करें और इसका आंसर जो है हमें 34 आंसर करके कमेंट में लिख के बताएं। हम इसको चेक करेंगे, जिसका राइट आंसर होगा उसको हम रिप्लाई कर देंगे राइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं होती क्या है। अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। ऐसी पूर्ण संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में, ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनके ठीक दो असमान गुणनखंड एक और वह स्वयं हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ 25 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 9 अभाज्य संख्या है। 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं 15 और 100 से छोटी संख्याओं की संख्या कितनी है? 25 होती है। ऐसी पूर्ण संख्याएं, आप दोबारा से डेफिनेशन देख सकते हैं कि ऐसी पूर्ण संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि हमारी एक संख्या होती है क्या? 3। तो 3 में हम 1 से भी भाग दे सकते हैं और 3 से भी भाग दे सकते हैं। एक और हमारी संख्या होती है क्या? 5। इसमें हम 1 से भी भाग दे सकते हैं और 5 से भी भाग दे सकते हैं। लेकिन हमारा मेन क्वेश्चन है क्या? 1। तो क्या 1 जो है वो अभाज्य संख्याओं की परिभाषा को मतलब पूरा करता है? हम 1 में सिर्फ 1 से भाग दे सकते हैं, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं दे सकते। जबकि हमारी डेफिनेशन कहती है कि वे सभी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा, जैसे हम 2 का उदाहरण लें, तो एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से भाग ना जाए, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसीलिए हमसे पूछा गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो ना तो वो 0 है और ना ही 1 है, क्योंकि 1 जो है वो अभाज्य संख्याओं की परिभाषा पूरा नहीं करता। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं, क्या वो 2 है? तो जी हाँ, 2 में जो है वो 1 से भी भाग दे सकते हैं और 2 से भी, और इसके अलावा हम किसी और संख्या से भाग नहीं दे सकते। इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है हमारी? 2। अब इन्होंने हमसे पूछा सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या है। ये जो छोटी छोटी संख्याओं की परिभाषा है, इनको आप नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उससे इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके नोट डाउन कर सकते हैं और इनके आप नोट्स बना सकते हैं। सबसे पहले हम संयुक्त संख्या, मिश्र संख्या, जिनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। वह प्राकृत संख्या जो स्वयं और एक के अलावा भी किसी न किसी संख्या से विभाज्य हो, अर्थात अभाज्य संख्याएं ना हो, भाज्य या मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में, वह प्राकृत संख्याएं जो एक से बड़ी हों और जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 6, 8, 9। सीधी सीधी ये बात करना है कि इनकी भाज्य संख्याओं की। कौन सी संख्या है? भाज्य। इनके अन्य नाम भी हैं, संयुक्त संख्या है, मिश्र संख्या है, इन्हें हम, और या फिर इंग्लिश में कहा जाए तो कंपोजिट नंबर। जैसे हमने अभी अभाज्य संख्याओं की परिभाषा पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना जाए, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या तो हम इसकी परिभाषा ये भी लिख सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती हैं वे सभी भाज्य, संयुक्त या मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। तो इन्होंने हमसे पूछा कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या है? तो क्या वो 1 है? जी नहीं, 1 ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। क्या वो 2 है? जी नहीं, 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। कौन सी है? अभाज्य संख्या है। उसके बाद हम ऑप्शन चेक करते हैं सी, 4। तो क्या 4 एक सबसे छोटी संयुक्त संख्या है? जी हाँ। इसके अगर हम गुणनखंड करें तो ये क्या हो जाते हैं? 2 इंटू 2 और 1। तो इसके कितने? 2 से अधिक गुणनखंड हो गए? जी हाँ। इसके गुणनखंड कितने हो गए? 3। तो ये क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी या संयुक्त संख्या हो जाएगी, और ये सबसे छोटी भाज्य संख्या रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सबसे हमसे पहले ये हमसे बोलना है कि संख्या 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो जी हाँ, बिल्कुल पूर्ण वर्ग संख्या है। इसमें हम 5 इंटू 5 या फिर 5 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। अगला ये बोल रहा है कि संख्या जो 36 है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। संख्या 36 को भी हम 6 इंटू 6 या फिर 6 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, मतलब एक पूर्ण वर्ग संख्या है।
अगला क्वेश्चन बोला है किसी विषम संख्या के वर्ग को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में सदैव व्यक्त कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जैसे हम एक आपको एग्जांपल लें, जैसे कि 3 है, 3 का यदि हम स्क्वायर करें यानी कि इसका वर्ग करें तो क्या आ जाता है 9। इसको हम 4 और 5 के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 4 और 5 के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 4 और 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। इसके अलावा मैं आपको और एग्जांपल दो विषम संख्याओं के, जैसे 5 है, अगर हम 5 का वर्ग करते हैं तो आता है 25। इसको हम जो है 12 और 13 के वर्ग के रूप में मतलब योग के रूप में लिख सकते हैं, जो कि एक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। इसका एक फॉर्मूला होता है कि जैसे कि ये निकालने के लिए कि कौन सी संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं, तो इसके लिए लिखते हैं हम a बराबर एन स्क्वायर माइनस 1/2। कोई सी भी संख्या ले लीजिए, जैसे 3 लिया तो 3 का स्क्वायर करेंगे, उसमें से 1 घटाएंगे और 2 से भाग दे देंगे। 3 तिया 9 माइनस 1/2 यानी कि 8/2 यानी कि 4। छोटी संख्या मिल गई कौन सी 4, अगली हो जाएगी कौन सी 5। इसी को हम अगर आपके साथ ऑप्शन यहाँ देखिए इस साइड, यदि हम इसको इस साइड ट्राई करें, जैसे कि एन स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 1/2 25 माइनस 1/2 यानी कि 24/2 यानी कि 12। तो इसको हम 12 और 13 के योग के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये वही बात करें, अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, अगला ऑप्शन हमारा जो कह रहा है कि किसी सम संख्या के वर्ग को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के योग के रूप में सदैव व्यक्त कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। इस क्वेश्चन में हमारे दो आंसर है। तो ना तो क्वेश्चन बी सत्य ना तो ऑप्शन बी सत्य है और ना ही ऑप्शन डी सत्य है। इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। हम इसको इसलिए गलत कह रहे हैं क्योंकि जो सम संख्या का वर्ग है वो हमेशा सम होता है। जैसे 2 का वर्ग करेंगे 4, 3 का करेंगे तो 6, और किन्हीं भी दो क्रमागत पूर्णांकों का योग जो है वो कभी भी सम संख्या नहीं आता। आप चेक कर सकते हैं, जैसे 6 और 5 11, 6 और 7 13। तो आप इनको चेकआउट कर सकते हैं कि कभी भी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग है वो सम नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा युग्म अभाज्य संख्याओं का है? कौन सा युग्म जो है वो अभाज्य संख्याओं का है? तो यहाँ पर हमने देखा ऑप्शन नंबर, यहाँ इनको हम ऑप्शन चेक करेंगे तो एक जो है, एक को हम ना तो भाज्य मानते हैं ना ही अभाज्य, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन एक गलत हो गया। ऑप्शन बी में जाए तो 11 और 13, हाँ ये ऑप्शन हमारा हो सकता है, ना तो इसमें 11 भाज्य है ना ही 13। ऑप्शन सी पे जा रहे हैं तो 21 और 23, तो 21 जो है वो एक भाज्य संख्या है, इसे अपन 3 से और 7 से भाग दे सकते हैं। वहीं अगला ऑप्शन देखें तो 19 और 21, इसमें फिर से 21 जो है भाज्य संख्या है, इसमें 3 और 7 से भाग दे सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो 11 और 13 है वो हमारी अभाज्य संख्याओं का युग्म है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा सह अभाज्य संख्याओं का है? तो हम सबसे पहले सह अभाज्य संख्याओं की परिभाषा को देख लेते हैं। क्या कहते हैं कि दो प्राकृत संख्याएं सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं यदि उनमें एक को छोड़कर कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। और दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा है कि दूसरे शब्दों में यदि दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समवर्तक HCF एक हो तो वे संख्याएं सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं या सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 1 2 1 3 3 4 3 10 3 8 आदि सभी क्या है, सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं या फिर सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब इनमें से हम पेयर देख लेते हैं। जैसे कि हमने अगर बात की कि सहभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है, तो 15 और 27। इसका जो है वो HCF हम कितना निकाल रहे हैं, इसका HCF आएगा 3, 3 5 15 3 9 27। तो क्या इसका HCF सिर्फ एक है? जी नहीं, इसका HCF 3 आ रहा है। ऑप्शन बी चेक करें तो इनका HCF आएगा हमारा 5। HCF क्या आएगा 5। अगला ऑप्शन देख रहे हैं 25 और 42। इसमें क्या 25 और 42 किन्हीं दो ऐसी संख्या है जिनके पहाड़ों में आते हैं, तो अभी तो मुझे सिर्फ इसका HCF एक दिख रहा है। अगला ऑप्शन चेक करते हैं, तो अगला ऑप्शन जो है हमारा डी ऑप्शन में है, इनका HCF हमें दिख रहा है कितना 7, 7 3 21, 7 5 35। तो इस हिसाब से हमारे सहभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा हो जाएगा, 25 और 42। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहअभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है, कौन सा है जो सहभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है? तो इनका HCF भी एक है, इनका HCF भी एक है, इनका HCF भी एक है। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन ये रहा, लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, इसका HCF कितना दिख रहा है हमें 5 दिख रहा है। HCF हमें कितना दिख रहा है 5, तो इसलिए कौन सा सहभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
3 अंकों की सबसे छोटी और अभाज्य संख्या कौन सी है? तो आप बताइए, सबसे पहली बात तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 100। क्या 100 भाज्य है अभाज्य है? तो हमें आखिरी का अंक 0 दिख रहा है, ये 10 और 5 से और 2 से, तो विभाज्य है ही है। उसके बाद हमने चेक किया 101 को, क्या 101 किसी से कट रहा है? जी नहीं, किसी से नहीं कट रहा। तो हमारी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है? 101 सबसे छोटी और अभाज्य संख्या। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने हमसे पूछा 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्याएं कौन सी है? तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? जिनमें हमें 2 से भाग ना जाए, वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो जैसे हमने इसमें भाग देकर देखा, 2 से 2 पंजे 10 कट रहा है, तो ये तो विषम संख्या नहीं है। इसमें हमने 2 से भाग देकर देखा, 2 चौक 8, 2 9 18, ये भी कट रहा है, तो ये भी विषम संख्या नहीं है। अब हमसे बोला और क्या बोला है? विषम संख्या। तो विषम संख्या में मिली कौन सी? बी और सी। अब सबसे छोटी है, तो इन दोनों में से छोटी कौन सी है? 11। और 11 ये जो है वो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या विषम संख्या है, क्योंकि इससे छोटी अगर 9 हम देखें तो वो 1 अंकीय संख्या है। इन्होंने हमसे बोला है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी एवं 2 अंकों की एवं सबसे छोटी सम संख्या का अंतर है। 2 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी सम संख्या का अंतर है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सम संख्या होती है 98, और 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या होती है 10। इनका हमसे अंतर पूछा है, तो अंतर क्या हो जाएगा हमारा? 88, जो हमें दिखा है हमारे ऑप्शन नंबर डी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 2 के अतिरिक्त शेष अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? क्या 2 के अतिरिक्त सभी जो अभाज्य संख्या है वो सम है, विषम है, संयुक्त है, या फिर भाज्य है? तो 2 के अतिरिक्त जितनी भी शेष जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी होती हैं? विषम होती है। चाहे आप 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, 11 ले लो, 13 ले लो, आप 2 के अलावा कोई सी भी ऐसी संख्या नहीं ढूंढ पाओगे जो कि सम भी हो और अभाज्य भी हो, क्योंकि वो उसमें 2 से भाग चला ही जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31 से 50 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो 31 से 50 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो है वो हमारी 47 होती है। कौन सी होती है? 47। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए हमारे 15 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। यदि आपको कोई से भी क्वेश्चन में यदि डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी या फिर कॉल के थ्रू भी, या फिर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप क्वेश्चन डालेंगे तो आपके और जो अन्य सहपाठी हैं वो आपकी मदद कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।